ट्रस्ट है, भ्रष्ट है, जिसकी वजह से राम भक्त त्रस्त है, जिन पर शक है वो मस्त है। न्याय का सूरज अस्त है, प्रचार भरपूर है लेकिन उपचार पस्त है। पूरी की पूरी व्यवस्था ध्वस्त है। चढ़ावा चोरी की ये पूरी गाथा एक कमजोर पटकथा से ग्रस्त है। ये सिर्फ मेरी नहीं, देश के करोड़ों राम भक्तों की पीड़ा है। एक ऐसी पीड़ा जो पर्वत सी हो गई है, लेकिन पीड़ा के इस पर्वत से जवाबों की कोई गंगा निकल ही नहीं पा रही है, क्योंकि न्याय के रास्ते में प्रचार के पाखंड के बड़े बड़े बांध बना दिए गए हैं। इसलिए आज मैं ये वीडियो सिर्फ एक पत्रकार के नजरिए से नहीं बल्कि राम भक्तों के नजरिए से भी आपके सामने ला रहा हूं, क्योंकि देश का एक एक राम भक्त जानना चाहता है कि चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव, गोविंद गिरी को इस मामले में क्यों बख्शा जा रहा है। देश का एक एक राम भक्त जानना चाहता है कि क्यों इस मामले में यूपी पुलिस का दिखावा बहुत ज्यादा, काम बहुत कम। एक एक राम भक्त जानना चाहता है कि जिस मामले को चोरी नहीं डकैती कहा जा रहा है, उस मामले में सिर्फ छोटी मछलियों को जेल में डालकर कैसे खाना पूर्ति कर ली गई है। एक एक राम भक्त जानना चाहता है कि जो लोग इस पूरे विवाद के केंद्र में हैं, उनका आज भी मंदिर में आना जाना कैसे लगा हुआ है। एक एक राम भक्त जानना चाहता है कि इस मामले में आग लगाने वालों को ही फायर फाइटर की वर्दी क्यों पहना दी गई है। देश का एक एक राम भक्त जानना चाहता है कि क्या रामलला को एक बार फिर न्याय पाने के लिए खुद अदालत में आना होगा, और क्या इस बार उनकी लड़ाई अपने लिए नहीं बल्कि अपने भक्तों के लिए होगी, जिन्हें चढ़ावा चोरी करके न सिर्फ ठगा गया बल्कि उनकी आस्था को बहुत गहरी चोट पहुंचाई गई। नमस्कार, मैं हूं दिबांग, आप देख रहे हैं दिबांग ऑफिशियल। बेल आइकॉन सुनिए आपने, नहीं सुनी हो तो सुन लें। 37 साल पहले घर वापसी का हक पाने के लिए तब खुद रामलला अदालत में थे। रामलला विराजमान खुद अयोध्या मामले में वादी थे। कानून की नजर में वो नाबालिग थे और उनकी तरफ से पहले उनके सखा देवकीनंदन अग्रवाल ने न्याय की लड़ाई लड़ी और फिर देवकीनंदन अग्रवाल के निधन के बाद ये भूमिका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ठाकुर प्रसाद ने निभाई। इनके बाद त्रिलोकीनाथ पांडे हाई कोर्ट के मुकदमे में रामलला के तीसरे सखा के रूप में वादी थे। 2019 में ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने रामलला विराजमान के पक्ष में ही मालिकाना हक का फैसला सुनाया। तब देश का हर शहर अयोध्या बन गया। तब अक्टूबर में दिवाली मना चुके देश के हर शहर में, हर गांव में फिर से नवंबर में दिवाली मनाई गई। इसके 5 साल बाद 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री की मौजूदगी और उनके नेतृत्व में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई। मंदिर भले आधा अधूरा था, लेकिन देश के राम भक्तों को पूरा भरोसा था कि यह मंदिर देश में राम राज्य के भाव को फिर से जीवित करेगा। लेकिन तब जिन लोगों ने देश के प्रधानमंत्री को चांदी के चम्मच से चरणामृत पिलाया था, देश के प्रधानमंत्री को विष्णु का अवतार बताया था, आज वही आरोपों में घिरे हैं। और आरोप भी ऐसे वैसे नहीं, रामलला को चढ़ने वाले चढ़ावे के गबन के आरोप हैं। लेकिन जिन पर आरोप है उनके साथ क्या हो रहा है? अब भी उनके पदों से उनको हटाया नहीं गया है। उनके नाम अब भी एफआईआर में नहीं है। उनके जेल जाने की संभावना को लगभग खत्म किया जा चुका है और न्याय वाली बंदूक की नोक छोटी मछलियों की तरफ घुमा दी गई है। चंपत राय दिल्ली चल दिए हैं। रिश्तेदारों की गिरफ्तारी के बावजूद अनिल मिश्र मस्ती में है। गोपाल राव अब भी मंदिर आ जा रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं, ये आज की तस्वीर है। और जिस कोष यानी खजाने को लेकर यह सारा विवाद है, ट्रस्ट के वो कोषाध्यक्ष हरिद्वार में बैठे हैं। इन चारों की बात हम करेंगे आगे, लेकिन पहले समझ लेते हैं कि इस मामले में ताजा अपडेट क्या है। पहला अपडेट यह है कि पुलिस ने आज इस मामले में 8 आरोपियों को अदालत में पेश किया।
लेकिन उनकी रिमांड नहीं मांगी और फिर अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। दूसरा अपडेट कि चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय, अनिल मिश्र और गोपाल राव से भी पूछताछ की गई। इसके बाद चंपत राय दिल्ली रवाना हो गए। तीसरा, फैजाबाद बार एसोसिएशन ने फैसला किया है कि अयोध्या का कोई भी वकील चोरी के आरोपियों का केस नहीं लड़ेगा। साथ ही चंपत राय, अनिल मिश्र और गोपाल राव से उन्होंने 3 दिन में अयोध्या छोड़ने के लिए कहा है और उनके अयोध्या न छोड़ने पर वकीलों ने आंदोलन की चेतावनी दी है, अयोध्या जाम करने की बात कही है। चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव 3 दिन के अंदर अयोध्या छोड़ के चले नहीं जाए और या तो जेल इनको भेजा जाए। अगर ऐसी परिस्थिति नहीं होगी तो हम पूरा अयोध्या जाम कर देंगे, किसी को अयोध्या नहीं होगा। इसके बाद पुलिस ने जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आरोपियों की पेशी कराने का फैसला किया है। चौथा, चंपत राय और अनिल मिश्र के इस्तीफे पर फैसला लेने के लिए ट्रस्ट की जो बैठक 11 जुलाई को होने वाली थी वो अब 6 जुलाई को हो सकती है। पांचवां, कांग्रेस का एक 9 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल कल अयोध्या जाकर प्रदर्शन करेगा। छठा, यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, जहां इस मामले की तुरंत सुनवाई की मांग की गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतनी जल्दी क्या है, गर्मियों की छुट्टी के बाद सुनवाई पर फैसला लिया जाएगा। सातवां, चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस ने पहला बयान दर्ज किया है। यह बयान ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन का है। कृष्ण मोहन ने ही प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के बाद इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई थी। खबर यह भी है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व आईएएस अधिकारी अविनाश अवस्थी को ट्रस्ट का सीईओ बनाया जा सकता है। अवस्थी को 2022 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक अवस्थी सीएम योगी आदित्यनाथ के काफी करीबी हैं। अपडेट्स के बाद अब आते हैं कुछ महत्वपूर्ण सवालों पर, ऑब्जर्वेशंस पर और एक खुलासे पर, और वो ये है कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट का बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई को चंदा गिनने का काम दिया गया। बैंक ने इसको आउटसोर्स करके वाराणसी की एक बड़ी सिक्योरिटी कंपनी को सौंप दिया। इस सिक्योरिटी एजेंसी का नाम है सैनिक सिक्योरिटीज। अब खबर यह है कि करीब 3 महीने पहले बैंक ने सिक्योरिटी एजेंसी के स्टाफ का पुलिस वेरिफिकेशन करवाने के लिए एजेंसी को कहा, लेकिन ट्रस्ट ने दबाव डाला और ऐसा न करने को कहा। ट्रस्ट ने कहा कि ये सब अपने लोग हैं, भरोसे के लोग हैं। खबर तो यह भी है कि ट्रस्ट ने ही बैंक से सैनिक सिक्योरिटीज को आउटसोर्सिंग एजेंसी के तौर पर रखने की सिफारिश की थी, जिससे अपने रिश्तेदारों, करीबियों और भरोसेमंद लोगों को महत्वपूर्ण कार्यों में आसानी से लगाने का रास्ता खुल सके। तो क्या चंदे की चौकीदारी के लिए ट्रस्ट चोरों की एक टोली तैनात करना चाहता था? पहली बड़ी बात, फैजाबाद बार एसोसिएशन ने चंदा चोरी के आरोपियों का केस न लड़ने का जो फैसला किया है वो भले ही सांकेतिक विरोध है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आखिरी बार अयोध्या के वकीलों ने यह फैसला तब लिया था जब 5 जुलाई 2005 को राम मंदिर पर लश्कर-ए-तैयबा के हथियारबंद आतंकवादियों ने हमला किया था। इसके बाद अयोध्या के वकीलों ने तय किया था कि वो किसी भी आरोपी का केस नहीं लड़ेंगे। साफ है, वकीलों का गुस्सा जनता के गुस्से को भी दिखाता है। दूसरी बात, इस मामले में चंपत राय को गवाह बनाने की तैयारी चल रही है, लेकिन सवाल यह है कि जो शक के घेरे में हैं, उन्हीं को गवाह क्यों बनाया जा रहा है? क्या यह एक सेफ पैसेज देने की कोशिश है? तीसरी बात, जब हमने पिछले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश के लोगों से बात की तो एक बात समझ में आई कि पूरे प्रकरण को लेकर यूपी के लोग सरकार से निराश हैं, नाराज हैं। लोग पूछ रहे हैं कि जो सरकार बुलडोजर चलाती है, अपराधियों के पैर में गोली मारती है, फौरी न्याय करती है, वो पूरे प्रकरण में इतनी सुस्त ढीली क्यों लग रही है? वो ये क्यों नहीं बताती कि चंपत राय, अनिल मिश्र, गोपाल राव, गोविंद गिरी जैसे लोगों की इसमें क्या भूमिका है? वो ये क्यों नहीं बताती कि जिस
एसआईटी को 15 दिनों में जांच पूरी करने का जिम्मा दिया गया था, वो सिर्फ प्रारंभिक रिपोर्ट देकर एकदम सीन से गायब क्यों है? आज 16 दिन हो गए, फाइनल रिपोर्ट कब आएगी? यूपी के लोग ये भी पूछ रहे हैं कि जैसे पिछले कुछ मामलों में एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट कभी आ ही नहीं पाई, क्या इस मामले में ही वैसा होगा? चौथी बड़ी बात, पुलिस इस मामले में जो एक्शन ले रही है, जहां भी छापा मार रही है, जो भी कर रही है, वो अपने साथ मीडिया को भी ले जा रही है, यहां तक कि यूट्यूबर्स को भी सूचना देकर बुलाया जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे पुलिस जांच के नाम पर सिर्फ और सिर्फ प्रचार करने में लगी है, यानी प्रचार जबरदस्त लेकिन उपचार पस्त। पुलिस ने आरोपियों के घर छापेमारी की, चीजें बरामद की और क्या मिला? पैन कार्ड, आधार कार्ड। पुलिस से पूछा जाना चाहिए कि जो आरोपी जेल में हैं, उनके पैन कार्ड और आधार कार्ड जब्त करने के लिए छापेमारी की क्या जरूरत है? अब वीडियो के अगले हिस्से में मैं पूरे प्रकरण की राजनीति, जिम्मेदार लोगों को बचाने की कोशिश और संतों की नाराजगी की बात करूंगा। साथ ही एक बड़ा खुलासा, एक ऐसी जानकारी जिसे लेकर आपको गुस्सा आएगा, अफसोस होगा। अब तक हम इस मामले में 3 लोगों के नाम मोटे तौर पर सुनते आए हैं। पहला नाम ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का, दूसरा नाम चढ़ावे की गिनती की जिम्मेदारी संभालने वाले ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्र का, और तीसरा नाम राम मंदिर निर्माण सहायक रहे गोपाल राव। लेकिन एक चौथा नाम भी है जिनका जिक्र मीडिया में कम ही होता है, शायद इसलिए क्योंकि उन्हें सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों का बहुत करीबी माना जाता है। ये चौथा नाम है ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी महाराज का। आप ध्यान से सुनिए, गोविंद गिरी ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं, ट्रेजरर हैं, यानी कितना पैसा कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, सब इनके संज्ञान में होना चाहिए। लेकिन गोविंद गिरी की कोई बात ही नहीं कर रहा है। गोविंद गिरी अयोध्या में नहीं, हरिद्वार में बैठते हैं। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का कहना है कि इस मामले में सबसे पहला नाम गोविंद देव गिरी का होना चाहिए, क्योंकि वो कोषाध्यक्ष हैं। उनके मुताबिक दूसरे नंबर पर नोटों की गिनती की जिम्मेदारी संभालने वाले अनिल मिश्रा का नाम आना चाहिए, और चंपत राय तीसरे नंबर पर। वो भी 22 जनवरी 2024 की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि क्या गोविंद देव गिरी को इसलिए इस मामले से दूर रखा जा रहा है क्योंकि उन्होंने ही प्रधानमंत्री को चरणामृत चांदी के चम्मच से पिलाया था। गोविंद गिरी के बारे में एक रोचक बात यह भी है कि चंपत राय और अनिल मिश्र ने इस्तीफा भेजा तो गोविंद देव गिरी की तरफ से जो चिट्ठी आई उस पर न उनके साइन है और न ही उनकी मोहर है। बस चिट्ठी में इतना लिखा है कि चंपत राय और अनिल मिश्र का इस्तीफा हुआ, जिस पर 11 तारीख यानी 11 जुलाई को विचार किया जाएगा। यानी अभी गोविंद गिरी या ट्रस्ट के अन्य पदाधिकारियों की तरफ से चंपत राय अनिल मिश्र को पद से हटाया नहीं गया है, अभी इस्तीफे पर विचार किया जाएगा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चोरी की इस दीवार पर कैसे बेशर्मी का पेंट पोतकर सच्चाई को ढका जा रहा है। हमें यह भी पता चला है कि इस पूरे मामले की आरएसएस भी अपने स्तर पर जांच करा रहा है। अयोध्या और आसपास के कई प्रांत प्रचारकों ने मंदिर में डेरा डाला हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि संघ भी इस मामले की तह तक पहुंचना चाहता है, तो कुछ लोगों का दावा है कि दरअसल में यह संघ की तरफ से फायर फाइटिंग की कोशिश है, यानी विवादों की आग को कैसे ठंडा किया जा सके। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री मोदी के सलाहकार रह चुके नृपेंद्र मिश्र इस पूरे प्रकरण पर कह चुके हैं कि यह चोरी नहीं, डकैती है। तो सवाल यह है कि फिर डकैती की जांच ऐसे क्यों की जा रही है जैसे पुलिस राम मंदिर में चोरी करने वालों के खिलाफ नहीं, बल्कि गली मोहल्ले के जेब कतरों के खिलाफ कोई ऑपरेशन चला रही है। इसलिए देश का हर राम भक्त पूछ रहा है कि दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है। देश का हर राम भक्त इस मामले में एक सवाली है जो पूछ रहा है कि जिन प्रभु राम ने प्रजा का मान रखने के लिए सीता माता तक का त्याग कर दिया था, उन्हीं प्रभु राम के मंदिर में
बैठे लोगों ने प्रजा को ही कैसे ठग लिया। चढ़ावा चोरी की इस पूरी घटना पर जांच और न्याय के नाम पर जो स्क्रिप्ट लिखी जा रही है वो बेहद लचर है, उसमें कई छेद हैं, उसका लेखक बहुत कमजोर है और अब इस स्क्रिप्ट पर देश की जनता विश्वास नहीं कर पा रही है। राम मंदिर के मुद्दे पर एबीपी न्यूज पर संदीप चौधरी के शो सीधा सवाल में मैंने अपनी राय रखी। देखिए। वरिष्ठ पत्रकार दिबांग ऑफिशियल करके इन्होंने अपना यूट्यूब चैनल भी शुरू कर लिया है और राम मंदिर आंदोलन का जो मैं जिक्र कर रहा हूं, जब बाबरी मस्जिद ढहाई गई और उससे पहले 90 से 92 के बीच लगातार कवर कर रहे थे इस आंदोलन को और अयोध्या में मौजूद थे जब बाबरी मस्जिद ढहाई गई। दिबांग जिसने खरीदी 2 करोड़ की जमीन, भाई तुमने 45 मिनट बाद 18.5 में कैसे खरीद ली, ये ईडी नहीं पूछेगा, ये मनी लॉन्ड्रिंग नहीं मानी जाएगी। नहीं, बिल्कुल मानी जाएगी, बिल्कुल मानी जानी चाहिए। लेकिन संदीप, आप क्या समझ रहे हैं कि जांच कौन करेगा इसकी? ईडी, सीबीआई, ये सब किसके साथ है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट? आप कोई फ्लैट खरीद लें, जमीन का कोई टुकड़ा खरीद लें, 100 गज जमीन खरीद लें। दिबांग, आपने 30 लाख की जमीन खरीदी और आपने अगर पैन नहीं दिया तो क्या होगा आपके साथ? संदीप, ये तो आप बहुत गलत कर रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं कि मैं क्या आरएसएस में हूं, मैं क्या बीएचपी में हूं, मैं क्या बीजेपी में हूं? ऐसा तो मत कहिए, आप तो जानते हैं मुझे अच्छे तरीके से। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं कितने नोटिस आएंगे आपके पास? नोटिसों की भरमार हो जाएगी ना, मैं ये कह रहा हूं। अरे बिल्कुल जीना दुभर हो जाएगा। पर मैं कह रहा हूं कि आप फर्क कीजिए, वो आरएसएस वाले हैं, वो वीएचपी वाले हैं, वो बीजेपी वाले हैं, वो आम लोग नहीं हैं। आप क्यों ऐसा कह रहे हैं? और आप झांसे में मत आइए संदीप। कोषाध्यक्ष जी ने जो लेटर रिलीज किया वो क्या कहता है कि चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया। किसको दिया, कब दिया, क्यों दिया, इसके बारे में कोई बात नहीं है। क्या उसके सिग्नेचर हैं? उनके सिग्नेचर भी नहीं है उस विज्ञप्ति में। विज्ञप्ति वो जारी भी नहीं कर सकते हैं, वो तो कोषाध्यक्ष हैं। आप सीधी बात समझिए संदीप, उन्होंने कह दिया, लेटर दिया। अयोध्या में बड़ी चर्चा है कि कोई लेटर वगैरह नहीं दिया, एक विज्ञप्ति आ गई है। और भैया 11 जुलाई को इसलिए रखे हैं इन लोग कि 11 जुलाई तक एसआईटी की रिपोर्ट आ जाएगी, पाया जाएगा मामले को रफा दफा कर दिया जाए, सारी पर्दादारी हो जाए, सारे रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाएं, फोन्स फॉर्मेट हो जाएं। इसमें मुझे नहीं मालूम कि आप देख रहे हैं कि नहीं। दिबांग ऑफिशियल, हमने रिपोर्ट की थी, मैंने खुद रिपोर्ट की कि किस तरीके से ये दरअसल में एक लड़ाई चल रही है, टसल चल रही है आरएसएस में और बीजेपी में। बीजेपी को पहली बार मौका मिला है कि उन्होंने आरएसएस को पिन कर दिया। दिबांग, ये ट्रेजरर साहब, कोषाध्यक्ष क्या कह रहे हैं? एसआईटी से प्राप्त अंतरिम प्रतिवेदन के आधार पर न्यास ने एफआईआर की प्रविष्टि की है। ये तो गोपनीय रिपोर्ट थी। ये तो सब एक सामान्य रिपोर्ट में, सामान्य हालत में होता है संदीप, जो आप बात कह रहे हैं। ये तो एक लीपा पोती की बड़ी कोशिश है, एक नौटंकी चल रही है। क्योंकि इसमें इतना उछाल आया, उसके बाद एक नौटंकी हुई कि भाई लोगों में गर्मी बहुत ज्यादा है, इसको शांत करना है। तो उसी तरीके से ये है, आप वो जो गर्मी हुई उसको शांत करने के लिए एक लीपा पोती हो रही है। उस लीपा पोती में भी जगह जगह खामियां निकल रही है। ये जो आप बता रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। हमें सूत्रों के हवाले से, राम भक्तों को सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है और यहां गोपनीय रिपोर्ट साझा हो गई। यही तो मैं कह रहा हूं कि अगर तब गया था तभी उनको एफआईआर करनी थी। जिस तरह की चूक की है चंपत राय ने, उनको तो पहले ही निकाल देना चाहिए था। खुद इस्तीफा देने का तो सवाल ही नहीं है, उनको निकाल देना चाहिए था। एफआईआर होनी चाहिए थी, जांच होनी चाहिए थी, उनका नाम आना चाहिए था। जिस तरह से उनको लगातार बताया गया, अलग अलग लोगों ने उनको जाकर बताया कि गड़बड़ हो रही है। गड़बड़ करने वालों को महिपाल संघ चुप है, वो संघ से जुड़े हुए हैं, विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष हैं, वो चुप बैठे हुए हैं। लिहाज किसका हो रहा है, क्यों हो रहा है? ये रोचक बात है। मैं इसी पर था, पहले पॉइंट इसी पॉइंट पे था कि संघ चुप है, लेकिन दिल्ली का वो मीडिया जो इशारे पर चलता है केंद्र सरकार के, वो बोल रहा है बहुत जोर से। क्यों बोल रहा है, कैसे बोल रहा है? वो तो एक इशारे में चुप हो जाता है। वो सारे अखबार जो ऐड पाते हैं, जो लखनऊ से निकलते हैं, वो भी जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। क्या खेल चल रहा है ये तो वो लोग हैं जिनको कहना चाहिए था, जो चंपत राय ने लाइन दी 19 तारीख को कि कोई उल्लेखनीय नहीं हुआ। वो कह देते उल्लेखनीय नहीं हुआ और चंपत राय जी जांच करवा रहे हैं, उसमें कुछ नहीं मिला, बात खत्म। अगर आपको ये वीडियो ठीक लगे, अच्छा लगे तो जरूर शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए। मुझे बहुत खुशी है कि बहुत सारे पुराने दर्शक जो मुझे आज तक के दिनों से देखा करते थे, वो संदेश भेज रहे हैं।
कई कई विदेश पहुंच गए हैं, वहां से संदेश भेज रहे हैं। अपने संदेश लगातार भेजते रहिए और इसको सपोर्ट कीजिए, तभी आगे और वीडियो बनाने की गुंजाइश बनी रहेगी। धन्यवाद।